जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज़ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर और देखेंगे कि कौन कौन सी वो प्रमुख खबरें हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोज़ाना एक पढ़ने का शेड्यूल बनाएं। रोज़ाना जल्दी उठकर पढ़ने का एक शेड्यूल बनाएं ताकि जो भी जीके जीएस आपको समझ में नहीं आता या आप उसको नहीं रट पाते उसको आप सुबह पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके पास किताबें हैं, यूट्यूब है या जो भी जहाँ से भी आपका सोर्स है, सुबह पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को 6 बजे देखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। सनराइज़ करियर एकेडमी में अभी हाल ही में बहुत सारे बच्चों का इंडियन आर्मी अग्निवीर में चयन हुआ है और उनका फिजिकल का प्रशिक्षण कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराया जाएगा। तो जो भी छात्र फिजिकल की तैयारी करना चाहता है निःशुल्क कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में, वह हमें कांटेक्ट करे और हमारा कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लासेस। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लासेस। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की? हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? ठीक है, देखिए जहां पर ऑलरेडी कई सारे देशों की अंतरिक्ष एजेंसी बन चुकी है, इस ऐसे में हाल ही में भी ऐसा कोई देश है जिसने खुद की अपनी एजेंसी अभी बनाई है और 2045 तक वह मंगल ग्रह में उतरेगा। तो उत्तर क्या है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, उत्तर क्या है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया वो देश है जिसने हाल ही में अभी खुद की उसने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी बनाई है जिसका नाम क्या है? कासा। जिसका नाम क्या है भाई? कासा। ठीक है, ये ध्यान देना। जैसे जापान का क्या है? जाक्सा। भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। उसी प्रकार से दक्षिण कोरिया ने अभी अपना खुद का अंतरिक्ष एजेंसी बनाई है जिसका नाम क्या है? कासा। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पढ़ लेते हैं जरा। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है और जिसके तहत वह अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन वॉन यानी 72.6 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। और राष्ट्रपति यू सुक येओल ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया। ये है देखिए कासा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। दक्षिण कोरिया एशिया का ही एक देश है और जो दक्षिण कोरिया है वह दक्षिण चीन सागर में आता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के साथ लगा हुआ है उत्तरी कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन आहट। हाल ही में अभी ऑपरेशन आहट चलाया गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑपरेशन आहट किस बल द्वारा, अभी किस फोर्स द्वारा चलाया गया? तो आपको बता दें ऑपरेशन आहट अभी आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन आहट अभी हाल ही में आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? देखिए बहुत सारे लोग ट्रेन के द्वारा सफ़र करते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, स्टेशनों में पड़े रहते हैं और ट्रेन में भी सफ़र करते हैं। ट्रेन में 36 40 घंटे की दूरी को तय करते हैं। तो इस बीच में मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने अभी अपना ऑपरेशन आहट को चलाया है। ठीक है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी को रोकने हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन आहट। आपने देखा होगा या सुना होगा न्यूज़ में कि काफ़ी सारे बच्चे चुरा लिए जाते हैं, बच्चों को इधर से उधर कर लिया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लड़कियों को इधर से उधर भेजा जाता है, किसी को पता नहीं लग पाता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ान। ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो UDAN, अगर इसको हम देखें ध्यान से तो UDAN उड़ान, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उड़ान का पहली बार फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़ान UDAN और इसका फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या है। इस योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक हिस्सा है। यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है। देखिए, उड़े देश का आम नागरिक का संदर्भ ये है कि सरकार उन सब तक
उन सब तक हवाई यात्रा पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है, जैसे हवाई जहाज़ का टिकट आज भी कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महंगा टिकट है, 7-8 हज़ार का टिकट होता है। तो सरकार एक ऐसी नीति लेके आई है जिसमें वो छोटे हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल करेगी और छोटी दूरी की तय करेगी, छोटी दूरी, ठीक है, छोटी दूरी तय करेगी। इससे क्या होगा कि जो आम आदमी है वो उसका जो सपना रह जाता है हवाई जहाज़ में बैठने का या उड़ने का, वो भी हवाई जहाज़ का आम तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। आम तौर पर इसकी जो कॉस्ट होगी वो 2500 तक लगभग होगी। ठीक है, टिकट की जो कॉस्ट होगी वो 2500 तक होगी और इससे क्या होगा, आम आदमी भी उसमें हवाई जहाज़ में सफ़र कर सकता है। ठीक है, उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान, उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को जुबड़हट्टी हवाई अड्डे शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। ठीक है, उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत पहली उड़ान जो की गई थी वो 27 अप्रैल 2017 को, ठीक है, जुबड़हट्टी हवाई अड्डे शिमला से नई दिल्ली तक, यानी शिमला से नई दिल्ली तक। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उड़ान योजना के तहत पहली फ्लाइट यानी पहली जहाज़ कहाँ से कहाँ तक उड़ी थी, तो इसका उत्तर होगा शिमला से लेकर नई दिल्ली तक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया। ठीक है, अभी तक बांग्लादेश के पास पनडुब्बियाँ नहीं थी, लेकिन अब इसके पास आ गई हैं और इसने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है और अपनी पहली पनडुब्बी का नाम दिया है बीएनएस शेख हसीना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने जो अभी अपनी पहली पनडुब्बी प्राप्त की है उसका नाम दिया है बीएनएस शेख हसीना। ठीक है, बांग्लादेश ने अपनी पहली पनडुब्बी बेस का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 20 मार्च को कॉक्स बाजार के पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया। ठीक है, आए समझ में। और शेख हसीना कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो उत्तर होगा 1971 में। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में। और 1971 के समय में हमारे भारत में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और हमारे भारत के पहले 5 सितारा अधिकारी और पहले फील्ड मार्शल साम मानेकशॉ के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, और वहाँ पर उनके नेतृत्व में 4 दिसंबर 1971 को युद्ध लड़ा गया था और साम मानेकशॉ ने 90,000 सैनिकों को बिना हथियार के कर दिया था और 90,000 सैनिकों के घुटने टेक दिए थे। ये विश्व की ऐसी लड़ाई हुई थी जिसमें एक देश को आज़ाद कराया गया था। ठीक है, और 1971 में आज़ाद होने के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बना जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का पूरा अगर नाम देखा जाए तो बांग्लादेश का नाम है पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री इसकी क्या है? शेख हसीना। राष्ट्रपति बात करें तो अब्दुल हमीद है यहाँ के राष्ट्रपति, और मुद्रा की बात करें तो यहाँ चलता है मुद्रा टका। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक प्रश्न आता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में वह कौन सा विवादित द्वीप है? द्वीप बंगाल की खाड़ी में एक विवादित द्वीप है। ठीक है, वो उसका जल स्तर कभी कम हो जाता है तो दिखने लगता है और जल स्तर अगर बढ़ गया तो वो छुप जाता है और दोनों देश के बीच में वो विवादित है। दोनों देश कह रहे हैं वो मेरा है, मेरा है। ठीक है, तो वो द्वीप है बंगाल की खाड़ी में जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। क्या है? न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्पात अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? इस्पात अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हाल ही में रांची में संपन्न हुआ। भारत में आयोजित हुआ है, लेकिन कहाँ पर? रांची में। झारखंड की राजधानी कहाँ? रांची में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ है? 31 मई को रांची पे सम्मेलन ये हुआ है। ठीक है, इस्पात का मतलब क्या होता है? इस्पात का मतलब होता है स्टील। ठीक है, देखिए हमारे भारत में जैसे झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बंगाल है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह अयस्क अत्यधिक मात्रा में निकाला जाता है और यहीं पर ही हमारे भारत के बड़े बड़े स्टील के कारखाने हैं और विश्व में भी स्टील के कई सारे कारखाने हैं जिनकी नीतियों को लेकर अभी इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया रांची पे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में बड़े बड़े जो इस्पात के कारखाने हैं
है वो कहाँ पे है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इस्पात कारखाने का नाम लिख के बोल देता है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो भिलाई इस्पात कारखाना ये छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला इस्पात कारखाना ये कहाँ पे, ओडिशा में है। बोकारो इस्पात कारखाना ये झारखंड में है। और इसको इस्पात कारखाना ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। और एक है टिस्को, एक क्या है, टिस्को, क्लियर है, एक क्या है, टिस्को। ठीक है, टाटा स्टील कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, टाटा स्टील कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहाँ पे है, ये जमशेदपुर में है, झारखंड जमशेदपुर में। ठीक है, ये कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे देश के कारखाने हैं। ठीक है, कौन से कारखाने, स्टील के कारखाने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। जापान में शोधकर्ताओं ने मैग्नोलिया की लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह को लिग्नोसैट को बनाने के लिए सहयोग किया है। ठीक है, जापान एक ऐसा देश है जो पृथ्वी के बाहर उपग्रह जो भेज रहा है, किसका बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ उपग्रह भेज रहा है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जापान के शोधकर्ताओं ने भी हाल ही में लकड़ी का उपग्रह यानी लकड़ी की सैटेलाइट बनाई है, जिसको नाम दिया है लिग्नोसैट, और इसको नासा की मदद से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। क्लियर है, ये देखो ये है बना लकड़ी का। ठीक है, तो जापान का कहना है कि अंतरिक्ष में मलबे को कम करने के लिए, ठीक है, जो हानिकारक मलबे होते हैं उसको कम करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि वह कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में उपग्रह बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया है, तो वह है जापान। ठीक है, और कौन सी लकड़ी का उपयोग किया है, मैग्नोलिया। ठीक है, जापान से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जाक्सा। क्या भैया, जाक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जाक्सा। एक चीज़ और आप बता दें, जापान का जो अभी सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है फ्यूजियामा। जापान की सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, फ्यूजियामा। ठीक है, और सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया है, सुनामी शब्द लिया गया है कहाँ से, जापान से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आईआईटी के का मतलब होता है आईआईटी कानपुर। आईआईटी के डीआरडीओ ने रक्षा प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे देश की जो डीआरडीओ है यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आईआईटी कानपुर में डीआरडीओ प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। क्लियर है, तो आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में डीआरडीओ रक्षा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो आईआईटी कानपुर, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में डीआरडीओ द्वारा स्थापित DIACOE के अनुरूप है, जिसके माध्यम से डीआरडीओ प्रयोगशाला के विभिन्न वैज्ञानिकों के प्रयास के साथ अनुभवी संकाय और उज्ज्वल विद्वानों के माध्यम से शैक्षणिक वातावरण में प्रौद्योगिकी विकास की सुविधा के लिए एक वास्तविक निर्माण करेगा। यानी आईआईटी में इसका उत्कृष्ट केंद्र इसलिए बनाया गया है कि देखिए डीआरडीओ हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, हमारी भारतीय सेना के लिए आयुध सामग्री बनाती है, और ये इसकी अगर एक यूनिट आईआईटी कानपुर में खोली जा रही है, इसका मतलब इसमें आईआईटी के जो छात्र हैं, आईआईटी जो विद्वान हैं, वो भी अपना दिमाग लगाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी जो आयुध सामग्री है वो और ज़्यादा मजबूत बनेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे नाम आया है किसका, डीआरडीओ का। तो जरा देख लेते हैं क्या है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और डीआरडीओ किसके तहत आता है, रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, ये किसके तहत आता है, रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, जिसका लक्ष्य है भारत को अत्याधुनिक रक्षा और प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाना। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के रूप में, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए हाल ही में मेघालय में मेढक की नई प्रजाति पाई गई है। ठीक है, हाल ही में मेढक की नई प्रजाति पाई गई है, कहाँ पे, मेघालय में। ठीक है, नाम क्या है इसका, जरा देखते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गोरा हिल जिले में स्थित सीजू गुफा के भीतर गहराई से
मेढक की एक नई प्रजाति की खोज निकाली है। सीजू गुफा 4 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर की प्राकृतिक गुफा है और मेढक की नई प्रजाति को यहाँ जनवरी 2020 में लगभग 60 से 100 मीटर की गहराई में खोजा गया था और इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम सीजू दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है? सीजू दिया गया है। ठीक है, तो ये नई प्रजाति मेढक की है, कहाँ पाई गई है? मेघालय में, और इसका नाम क्या है? सीजू। और कौन सी पहाड़ी में पाई गई है? ये गारो पहाड़ी में पाई गई है। कौन सी? गारो पहाड़ी में पाई गई है। ठीक है, देखिए मेघालय हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, जहाँ पर गारो खासी जयंतिया जनजाति रहती है और गारो खासी जयंतिया यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं। मेघालय एक ऐसी जगह है हमारे भारत का, और मेघालय के मौसिन राम चेरापूंजी में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 1000 सेंटीमीटर। लगभग 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है मेघालय के मौसिन राम चेरापूंजी में। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं थोड़ा। देखिए मेघालय का मैप देख लेते हैं। देखिए ये हमारे भारत का मैप है और भारत के मैप में ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से जब आप जाएंगे बिहार क्रॉस करके यहाँ पर आसाम से, तो ये आपको मिलेगा मेघालय, जो बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री बनाता है, और यहीं पर है गारो खासी जयंतिया पहाड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीता अंबानी को मिला है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। हाल ही में नीता अंबानी को मिला है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, यूएस इंडिया की तरफ से नीता अंबानी को चुना गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए। और आपको बता दें नीता अंबानी चेयरपर्सन है रिलायंस परिवार की, यानी रिलायंस अंबानी ग्रुप की ये चेयरपर्सन है, और ये काफ़ी सारी एनजीओ चलाते हैं, काफ़ी सारी कंपनी चलाते हैं, और एनजीओ चलाकर पूरे भारत के गरीब लोगों को और गरीब छात्रों को और गरीब ऐसे लोग जिनका जो बेसहारा हैं उनको मदद करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको मिला है नीता अंबानी, इसलिए इनको मिला है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, चलिए पर्यटन विभाग कारगिल द्वारा आयोजित लद्दाख का मामनी महोत्सव। अभी हाल ही में पर्यटन विभाग कारगिल द्वारा लद्दाख में मनाया गया कौन सा महोत्सव? ममनी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ममनी महोत्सव। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि भैया ममनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर क्या होगा? लद्दाख। ठीक है, ममनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। जरा इसके बारे में जान लेते हैं। ममनी उत्सव या जातीय खाद्य उत्सव कारगिल लद्दाख के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है। इस दिनों लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और यह त्यौहार एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण को हो सकता है, जो उन्हें इस कम मौसम में कारगिल की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, खैर हमें यह याद रखना है कि ममनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर होगा क्या? लद्दाख। एक है हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको बता दें हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। और लद्दाख के 2 जीआई टैग हैं। लद्दाख के जीआई टैग हैं, एक पश्मीना शॉल, ठीक है, पश्मीना शॉल जीआई टैग है लद्दाख का, और एक है सी बकथॉर्न फल, और एक है लकड़ी की नक्काशी, विशेष प्रकार की लकड़ी की नक्काशी भी वहाँ का जो है क्या बोलते हैं? जीआई टैग है। सी बकथॉर्न फल, ठीक है, वहाँ का जीआई टैग है। पश्मीना शॉल वहाँ का जीआई टैग है, और लकड़ी की नक्काशी वहाँ की जीआई टैग है। लद्दाख में काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख में जास्कर श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। लद्दाख में सिंधु नदी बहती है, और सिंधु नदी की शेवक नदी सहायक नदी है, वो भी लद्दाख में बहती है। ठीक है, सियाचन ग्लेशियर लद्दाख में है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो जिला है लद्दाख का, वो भी लद्दाख में है, और गिलगिट नदी लद्दाख में है। और केटू पर्वत, केटू जिसको गॉडविन ऑस्टविन भी बोलते हैं, विश्व के भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा करंट अफेयर यहीं पर समाप्त हुआ। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और रोज़ाना 6 बजे का एक टाइमिंग बनाएं जिसमें आप जो है करंट अफेयर पढ़ सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।